हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए साइंस का चैप्टर 4 जिसका नाम है ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल्स। ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल्स इस चैप्टर के हम पहले 2 वीडियो देख चुके हैं। ये हमारा पार्ट 3 है। इसके पहले हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स पढ़ रहे थे। उसमें हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी मटेरियल की। उसमें से हमने लस्चर पढ़ लिया था। उसके बाद हार्डनेस, टेक्सचर, टेंसिटी, फ्लोटिंग और सिंकिंग हम पढ़ चुके थे। अब जो हम पढ़ेंगे वो हमारा है आज का टॉपिक सॉल्युबिलिटी इन वाटर, यानी कि जल में घुलनशीलता। जल में घुलनशीलता की हम बात करते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो इसको हम देखते हैं। सॉल्युबिलिटी इन वाटर के अंतर्गत, यानी कि जल में घुलनशीलता के अंतर्गत हम देखते हैं बच्चों आज का हमारा टॉपिक वाटर इज द मोस्ट प्रेशियस सब्सटेंसेस। Certain substances dissolve completely in water, such as substances are called soluble substances, and this property is called solubility, while the substances which do not dissolve in water are called insoluble substances। यानी कि हम देखते हैं कि जो वाटर है, यानी कि जो जल होता है, एक बहुमूल्य, या जिसको हम बोले कि मूल्यवान पदार्थ हैं या कीमती पदार्थ हैं। इसको हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसे पदार्थ होते हैं जो पानी में पूरी तरह से घुलनशील होते हैं, यानी कि जल के अंदर पूरी तरह से घुल जाते हैं। और कुछ ऐसे इस तरह के जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको सोल्यूबल सब्सटेंसेस बोला जाता है, यानी कि घुलनशील पदार्थ उनको कहा जाता है। और इस जो प्रॉपर्टी होती हैं जल में घोलने की, उस प्रॉपर्टी को सोल्यूबिलिटी बोला जाता है। सोल्यूबिलिटी का मीन्स होता है विलेयता। आगे हम बात करें कि इसके अलावा जो सब्सटेंसेस होते हैं वो कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो पानी में घुलनशील नहीं होते हैं, उनको बोला जाता है इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस। इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस का मतलब होता है अघुलनशील पदार्थ, यानी कि जो पानी में नहीं घुलते हैं। तो इसके अंदर हम कुछ उसकी अलग अलग टाइप्स पढ़ेंगे। यहाँ दिया है हमारा सॉलिड्स, यानी कि ठोस के बारे में हम पढ़ेंगे। क्वाइट अ लार्ज नंबर ऑफ सॉलिड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर, यानी कि हम देखते हैं कि बहुत सारे नंबर है ऐसे, बहुत सारे ऐसे सॉलिड्स हैं, ठोस पदार्थ हैं जो पानी के अंदर घुलते नहीं हैं। इनसोल्यूबल मतलब अघुलनशील होते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, मेटल, स्टोन्स, वुड, मड, ये एग्जाम्पल है ठोस पदार्थ के। जैसे हम बात करें कि धातु जो होती है या पत्थर जो होते हैं, लकड़ी होती है या मिट्टी जो होती है, ये जल में कैसे होते हैं? अघुलनशील पदार्थ होते हैं, यानी कि जल में घुलते नहीं हैं, इस तरह के ठोस है। However, some solids are soluble such as sugar, common salt, and certain salt of metals are soluble in water। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे ठोस पदार्थ हैं जो पानी के अंदर पूरी तरह से घुल जाते हैं, जैसे शुगर यानी कि शक्कर, कॉमन साल्ट यानी जो हमारा नमक हो गया, और उसके अलावा जो साल्ट्स ऑफ मटेरियल्स आर सोल्यूबल इन वाटर, यानी कि जो धातु होती है उनके लवण जो होते हैं वो पानी में घुलनशील होते हैं, यानी कि पूरी तरह से घुल जाते हैं। अगला जो हम देखेंगे वो है हमारा लिक्विड्स। लिक्विड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम जो पदार्थ हैं उसकी अवस्थाओं की बात करते हैं। तो पदार्थ की अवस्थाएं 3 होती हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो यहाँ हम उन तीनों पदार्थों की अवस्थाओं की बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी अवस्था में कौन कौन सी चीज़ वाटर के अंदर घुलनशील है और कौन घुलनशील नहीं है। तो यहाँ पर दूसरा हमारा जो है वो लिक्विड्स है, यानी कि तरल पदार्थ। मोस्ट ऑफ द लिक्विड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर, यानी कि अधिकतर जो लिक्विड्स होते हैं, तरल पदार्थ होते हैं, वो पानी में घुलनशील नहीं होते हैं, अघुलनशील होते हैं। हाउएवर लिक्विड्स सच एज अल्कोहल, विनेगर, लेमन जूस, etc, यानी कि कुछ ऐसे लिक्विड्स हैं, कुछ ऐसे तरल पदार्थ जैसे शराब हो गई, सिरका हो गया, या जो हमारा नींबू का रस हो गया, जूस हो गया, वो पानी में पूरी तरह से घुल जाते हैं, dissolve in water। The liquids which are soluble in water are called miscible liquids, while the liquids which are not soluble in water are called immiscible liquids। यानी कि यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लिक्विड्स होते हैं, जो तरल पदार्थ होते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं, उनको मिसिबल यानी कि विलयशील बोला जाता है, यानी कि पानी में पूरी तरह से वो घुल जाते हैं। मिसिबल का मतलब होता है विलयशील। और ऐसे कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो पानी में नहीं घुलते हैं, अघुलनशील होते हैं, उनको बोला जाता है इमिसिबल लिक्विड, यानी कि अमिश्रणीय तरल।
तो अमिश्रणीय तरल का मतलब यानी कि ये पानी के अंदर मिश्रित नहीं होते हैं। तीसरी जो अवस्था है किसी पदार्थ की अवस्था हम पढ़ेंगे गैस। गैस की अगर हम बात करें तो यह पदार्थ की तीसरी अवस्था है जिसको गैस बोला जाता है। तो गैस की अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द गैसेस आर इनसोल्यूबल इन वाटर, यानी कि अधिकतर जो गैसें होती है वो पानी में कैसी होती है, घुलनशील नहीं होती या घुलनशील होती है। फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड आर इनसोल्यूबल इन वाटर, यानी कि नाइट्रोजन होती हैं, हाइड्रोजन जो गैस है और कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है वो जल के अंदर घुलनशील नहीं होती हैं। हाउएवर सम गैसेस आर सोल्यूबल इन वाटर, ऑक्सीजन इज सोल्यूबल इन वाटर, यानी कि कुछ गैसें होती हैं जो पानी के अंदर पूरी तरह से सोल्यूबल हो जाती हैं, यानी कि घुल जाती हैं। तो उसका एग्जांपल है ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन पानी में पूरी तरह से घुल जाती है। इसलिए हम देखते हैं कि जो वाटर होता है उसका फॉर्मूला हम देखते हैं कि जो वाटर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, H2O, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों उसके अंदर होती है, यानी कि जो हमारा जल होता है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिश्रित होती हैं। हम देखते हैं it is the dissolved oxygen in water which enable the fish and other water animals to breathe with the help of gills, यानी कि हम देखते हैं कि जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन जो होती हैं, ऑक्सीजन पानी में जो घुल जाती हैं, उस ऑक्सीजन का उपयोग मछली के द्वारा किया जाता है और जल में रहने वाले दूसरे एनिमल्स जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, यानी कि जलीय जीव जंतुओं के द्वारा उसका उपयोग किया जाता है ऑक्सीजन के रूप में सांस लेने के लिए श्वसन क्रिया में। और मछलियाँ इसका उपयोग जो करती हैं वो गिल की सहायता से, यानी गिल मतलब गलफड़े होते हैं उसके, उनकी सहायता से वो ऑक्सीजन लेती हैं, जल में घुली हुई ऑक्सीजन का वो उपयोग करती है श्वसन क्रिया में। कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर गैस विच इज स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अगर हम बात करते हैं तो वो भी जल में आंशिक रूप से घुलनशील है। इट इज़ द डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन वाटर विच एक्ट एज अ सोर्स ऑफ फूड फॉर वाटर प्लांट्स, और जो जल में घुली कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो वाटर प्लांट्स होते हैं, यानी कि जल में रहने वाले पौधे, ये जलीय पौधे जो जल में ग्रो होते हैं उन पौधों के लिए वो लाभदायक होती है, यानी कि वो पौधे श्वसन क्रिया में या अपना भोजन बनाने के लिए उस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग वो करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने गैस की फॉर्म के बारे में भी पढ़ा कि जो गैसीय अवस्था है पदार्थ की उसमें कौन कौन सी गैस वाटर के अंदर या पानी में घुलनशील है। बच्चों अगला हम जो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स जो देख रहे हैं वो है हमारी डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न का मतलब होता है, जिसको हम बोलें कि डिफ्यूज़न का मतलब होता है जो हमारा प्रसारण या विसरण जिसको बोला जाता है। When you open a bottle of perfume the smell spreads throughout the room, यानी कि जब आप परफ्यूम की बोतल का जो ढक्कन रहता है या उसको खोलते हैं तो उसकी जो खुशबू होती है वो पूरे रूम में फैल जाती है। परफ्यूम इवोपरेट्स एंड द वेपर मिक्सेस विद द एयर, परफ्यूम क्या होता है, इवोपरेट होता है, वो वेपर के रूप में यानी कि भाप के रूप में, वाष्प के रूप में वो बन के एयर के साथ में मिक्सअप हो जाता है। इट स्प्रेड्स एवरीवेयर इन द रूम अलॉन्ग विथ एयर, यानी कि वो स्प्रेड होता है, फैलता है, उसका विसरण होता है पूरे रूम के अंदर हवा के साथ में। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ वन सब्सटेंस विथ अदर इज कॉल्ड डिफ्यूजन, इस तरीके से एक सब्सटेंसेस एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ मिलता है उसको बोला जाता है, इंटरमिक्सिंग होता है, मिश्रण होता है उसका, उसको बोला जाता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है विसरण। गैसेस डिफ्यूज़ वेरी फास्ट, जो गैस होती है वो बहुत जल्दी या बहुत तेज़ी से डिफ्यूज़ होती है, उनका फैलाव या विसरण बहुत तेज़ी से होता है। डिफरेंट गैसेस डिफ्यूज़ एट डिफरेंट रेट्स, और अलग अलग जो गैसें होती है उनका जो डिफ्यूज़ होने का जो रेट होता है वो अलग अलग होता है, यानी कि अलग अलग दर से वो विस्तृत होती हैं। मैनी सॉलिड्स एंड लिक्विड्स कैन डिफ्यूज़ इन वाटर, और इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे ठोस पदार्थ और तरल पदार्थ होते हैं जो वाटर में डिफ्यूज़ होते हैं या वाटर के साथ विस्तरित होते हैं, तो इस तरीके से ये वाटर के साथ भी डिफ्यूज़ होते हैं। मैटर कैन बी क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डिफ्यूज़न प्रॉपर्टी, और जो मेटल धातुएं होती है उनको उनकी जो डिफ्यूज़न करने की जो प्रॉपर्टी होती है, विसरण करने की जो क्षमता होती है, उसके आधार पर अलग अलग भागों में विभाजित किया या वर्गीकरण उनका
किया गया है। तो इस तरीके से ये हमारा डिफ्यूजन की प्रोसेस हुई। अगली जो प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे बेटा, वो प्रॉपर्टी है हमारी अट्रैक्शन टूवर्ड्स अ मैग्नेट, यानी कि जो मैग्नेट चुंबक होती हैं उसके प्रति आकर्षण। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट सम मटेरियल्स आर अट्रैक्ट स्ट्रांगली टूवर्ड्स अ मैग्नेट, यानी कि आपने देखा होगा कि कुछ मटेरियल्स होते हैं जो चुंबक होती हैं उसकी तरफ बहुत तेज़ी से आकर्षित होते हैं। हाउएवर मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स आर नॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मैग्नेट, लेकिन सभी पदार्थ जो होते हैं, सभी मटेरियल्स जो होते हैं वो चुंबक की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं, आकर्षित नहीं होते हैं। द मटेरियल्स विच आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स, और जो मटेरियल्स जो पदार्थ चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं उनको चुंबकीय पदार्थ बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में है मटेरियल्स मेड फ्रॉम आयरन, स्टील, कोबाल्ट एंड निकिल आर मैग्नेटिक इन नेचर, यानी कि जो मटेरियल आयरन, स्टील, कोबाल्ट के बने हुए होते हैं वो मैग्नेटिक होते हैं नेचर में, यानी कि उनके अंदर चुंबकत्व का गुण होता है। द मटेरियल्स विच आर नॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, और ऐसे मटेरियल्स, ऐसे पदार्थ जो चुंबक की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं, और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं या ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो चुंबक की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं, उनको नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स बोला जाता है, यानी कि अचुंबकीय पदार्थ, उनको अचुंबकीय पदार्थ बोला जाता है। जैसे एग्जांपल अगर हम बात करें तो वूल हो गया हमारा, यानी कि ऊन होता है, प्लास्टिक हो गई, कॉटन रुई हो गई, वूल हो गया, ये हमारे ऐसे यानी कि ऊन, कॉटन, प्लास्टिक, रबर, ये ऐसे मटेरियल्स हैं जो चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं। द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यूज्ड इन मेकिंग डायनेमो फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, और जो अगर हम बात करें कि जो मटेरियल्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती हैं, या जो हम देखें कि ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है इसका उपयोग जो डायनेमो यानी कि हमारा जो जनरेटर होता है उस जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत उत्पादन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पर आपको इस पिक्चर में एक चुंबक दिखाई दे रही हैं और इसके इस तरीके से, और ये दूसरे जो मटेरियल से हैं जो आयरन या स्टील या कोबाल्ट के बने हुए हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करती हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमने ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल से देखी, इसके अलावा और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।